Hi everyone, welcome to my channel and I am प्रीतमा सिंह। आज अगेन हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तथा ऑल पर क्लिक कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, क्योंकि मैं NCERT के क्वेश्चन भी देती रहती हूँ और प्लस कोर्स से रिलेटेड वीडियोस भी मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबद्ध नहीं है? हैबरमास, सार्त्र, न्यूमैन, एडानो। तो इसमें जो है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। न्यूमैन जो है फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबद्ध नहीं है। गाइस, आप सभी जो है आंसर देने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी फिक्सेशन होती रहे। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही हो रहा है। जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है, इसके मुख्य प्रवर्तक हैं थियोडोर एडानो। इनका पूरा नाम क्या है? थियोडोर एडानो है। और सात्र भी हैं, हर्बर्ट मार्क्यूजे हैं, हैबरमास हैं और जॉन पॉल सात्र हैं, मैक्स हरखाइबर हैं। ये सारे जो हैं इसके जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के हैं, जैसे ये कौन, हर्बर्ट मार्क्यूजे हैं, सात्र हो गए, हैबरमास हो गए और थियोडोर एडानो हो गए। और इसके अलावा कौन, मैक्स हरखाइमर हो गए, और जॉन पॉल सार्त्र हो गए, हैबरमास हो गए। ये सभी जो हैं इसके फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित हैं, मतलब ये इसके समर्थक हैं या प्रवक्ता आप इनको कह सकते हैं। ये सभी हैं। तो आगे देखते हैं। इसमें न्यूमैन जो है, ये जो है फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबद्ध, इनका कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यह किसने कहा कि मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समिष्ट है? गांधी जी ने या एम.एन. राव ने या अरविंदो ने या माओ ने? तो ये जो कहने वाले कि मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समिष्ट है, ये थे एम.एन. राय। ये एम.एन. राय थे। एम.एन. राय जो है क्या थे? ये एम.एन. राय जो मैक्सिको एवं भारत दोनों देशों में इन्होंने क्या किया था, कम्युनिस्ट पार्टी के ये संस्थापक थे तथा अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट कांग्रेस के शिष्टमंडल में भी ये शामिल थे। तो इनका जो है, ये जो किसने कहा है, तो मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समिष्ट है, तो ये एम.एन. राय द्वारा कहा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं। जबकि जो माओ हैं, ये क्या कहते हैं, ये शक्ति के समर्थक हैं और कहते हैं शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। अगर अरविंदो की बात करें तो अरविंदो किससे संबंधित हैं? लाइफ डिवाइन से संबंधित हैं। ये इनका संबंध है, ये इसी के लिए फेमस हैं। डिवाइन लाइफ होगा यहाँ पर, डिवाइन लाइफ। और गांधी जी की बात करें तो सत्य अहिंसा के ये पुजारी थे और जो है इन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया है। इन्होंने दिया है जिसमें निजी संपत्ति और सार्वजनिक उपयोग, यानी कि अगर संपत्ति जिसके पास ज़्यादा है तो वो उसका ट्रस्टीशिप की तरह, उसको ट्रस्टी की तरह उसकी देखभाल करेगा तथा समाज के लिए उसका उपयोग करेगा। तो ये सभी के लिए थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज है। अब ऑप्शन बी यहाँ पर सही होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुलवादियों के अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य है, क्या कार्य है? अपने नागरिकों का सामान्य
कल्याण करना, विभिन्न संघों की गतिविधियों को नियंत्रित करना, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन एवं वितरण नियंत्रित करना, बेरोजगारी भत्ता एवं वृद्धावस्था पेंशन की भांति सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो अगर हम बहुलवादियों की बात करें तो ये अपने नागरिकों का सामान्य कल्याण करना चाहते हैं। ये यही चाहते हैं कि इनके नागरिकों का जो है समान कल्याण होता रहे। और ये क्या कहते हैं कि राज्य जो है शक्ति का स्रोत न होकर सेवा का साधन होना चाहिए, और जिसे विभिन्न संघों पर नियंत्रण करने का अधिकार तो बहुत दूर, उनके मामलों में हस्तक्षेप करने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। ये ऐसा मानते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 कह रहा है, विश्लेषण के उपरांत ऑस्टिन के सिद्धांत में संप्रभु के पास है क्या है? अधिकार एवं कर्तव्य है, ना तो अधिकार ना ही कर्तव्य है। कर्तव्य ना तो अधिकार है और ना ही कर्तव्य है। मात्र अधिकार हैं, कर्तव्य नहीं, और मात्र कर्तव्य हैं, अधिकार नहीं। तो क्या है इनके पास? तो अगर हम बात करें इनके पास जो ऑस्टिन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर हम इनकी संप्रभु की बात करें तो इनके पास मात्र अधिकार हैं, कर्तव्य नहीं है। उसके पास अधिकार दिए गए हैं, उसको असीमित अधिकार दिए गए हैं, और उस जो है इनका जो संप्रभु है वो मतलब असीमित अधिकार रखता है ऑस्टिन का संप्रभु, और वह किसी प्रकार का जो है अवरोध को सहन नहीं कर सकती है। और ये कहते हैं कि संप्रभु का आदेश ही कानून है। क्या कहते हैं कि ऑस्टिन के द्वारा कहा जाता है कि संप्रभु का आदेश ही कानून है। असीमित जो है शक्तियाँ उसको अधिकार दिए हुए हैं, आदेश ही कानून है, ऐसा जो है ये मानते हैं। और इन्होंने अपनी पुस्तक, ये जो जॉन ऑस्टिन ने एकलवादी संप्रभुता की अवधारणा किस में दी थी? लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में दी थी। इनकी बुक है ये, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस ये इनकी पुस्तक है। इसी में इन्होंने ये अवधारणा दी थी। ज्यूरिस्प्रूडेंस की इनकी लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में इन्होंने एकलवादी संप्रभुता की अवधारणा दी है, और कहते हैं संप्रभु का आदेश ही कानून है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। यह परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा किसने दी है कि कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है? पाउंड ने दी है, या सालमन ने दी है, या ऑस्टिन ने दी है, या डब्ल्यू विल्सन ने दी है? किसने दिया है? तो ये जो है ये परिभाषा सालमन के द्वारा दी गई है। सालमन के द्वारा ये परिभाषा दी गई। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य विभेदीकरण किया गया जॉन लॉक द्वारा, जॉन ऑस्टिन द्वारा, H.J. लास्की द्वारा, या पार्कर द्वारा? तो अगर हम बात करें राजनीतिक संप्रभुता और वैधानिक संप्रभुता के बीच किसने जो है अंतर किया, तो जो ये लास्की द्वारा किया गया है। लास्की बहुलवाद के प्रणेता थे, और ये व्यक्तियों तथा समुदायों के नागरिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों की सत्ताधारियों के हस्तक्षेप से सुरक्षित रखा जाए, ऐसा ये मानते थे। इनका ये मानना था कि जो व्यक्तियों और समुदायों के जो आर्थिक, सामाजिक और नागरिक अधिकार होते हैं वो सत्ताधारियों के हस्तक्षेप से परे रहें, यानी कि सुरक्षित रहें, सत्ताधारी उसमें हस्तक्षेप न कर पाए। तो ये जो H.J. लास्की द्वारा जो है
संप्रभुता के वैधानिक तथा राजनीतिक जो वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य विभेदीकरण जो H.J. लास्की द्वारा किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संतुष्ट शुकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेष्ठ है, किसने कहा? तो ऑप्शन है लॉक ने, बेंथम ने, रूसो ने या मिल ने। किसने कहा है? तो एक संतुष्ट शुकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेष्ठ है, ये कहा है जो है मिल महोदय ने कहा है। और ये कहते हैं कि एक जो है ये गुणों में भी क्या कहते हैं कि जो ज़्यादा गुणात्मक भेद को भी गुणों में गुणात्मक भेद को इन्होंने स्वीकार किया है। और ये जो है जो ज़्यादा जिसमें ज़्यादा गुण हो जिस कार्य में उसको इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है। तो उसी बात पर कहते हैं कि संतुष्ट शुकर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना श्रेष्ठ है और एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट शुक्रात होना श्रेष्ठ है। ये पूरी जो है इनका कथन है कि संतुष्ट शुकर की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना अच्छा है, बेहतर है और संतुष्ट मनुष्य के अपेक्षा संतुष्ट शुक्रात यानी कि एक विद्वान होना ज़्यादा अच्छा है, ये इनका मानना है मिल। जबकि लॉक क्या है? लॉक उदारवादी हैं, बेंथम क्या है? उपयोगितावादी हैं। रूसो की बात करें तो ये लोकप्रिय संप्रभुता के प्रवर्तक हैं, लोकप्रिय संप्रभुता के प्रवर्तक हैं। मिल की बात करें अगर हम तो ये मिल जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं, स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। और नकारात्मक आता है तो वो भी नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं ये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाता है, मिल के द्वारा ये कथन कहा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किसने लोकतंत्र का जो है निरंकुशता के रूप में वर्णन किया है? यहाँ पर बहुमत होगा, बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णन किया है। किसने जो है लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णन किया है? तो ऑप्शन है रूसो, डनिंग, डी टॉकविले, जेम्स मैडिसन। तो अगर हम बात करें ये किसने कहा है कि लोकतंत्र बहुमत की निरंकुशता है, तो ये एलेक्स डी टॉकविले द्वारा कहा गया है। और ये बहुलवादी हैं और एक फ्रांसीसी विचारक हैं। क्या हैं ये? डी टॉकविले आंसर हो जाएगा। ये फ्रांसीसी विचारक हैं प्लस ये बहुलवादी हैं, ये बहुलवादी हैं। और इन्होंने जो है अपनी बुक डेमोक्रेसी इन अमेरिका में, इनकी बुक कौन सी है? डेमोक्रेसी इन अमेरिका। इसमें जो है इन्होंने जो है समुदायवाद की बात की है। इन्होंने जो है क्योंकि ये बहुलवादी व्यवस्था के समर्थक हैं और जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था की बात की है उन्होंने कहा कि है। और इसी में इन्होंने ये बात कही है कि लोकतंत्र बहुमत की निरंकुशता है। इसी डेमोक्रेसी इन अमेरिका जो इनकी बुक है इसमें इन्होंने ये बात रखी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा राज्य की उत्पत्ति जीवन की मूल आवश्यकताओं के कारण हुई है और उसका अस्तित्व सजीवन की सिद्धि के लिए बना रहेगा? ऑप्शन है प्लेटो, सुकरात, हॉब्स, अरस्तु। किसने कहा? तो ये जो है अरस्तु के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो है राज्य की उत्पत्ति जो मनुष्य के सजीवन के लिए हुई है, अच्छी उनकी आवश्यकताओं के लिए हुई है और सजीवन के लिए ये बना भी रहेगा। अरस्तु मानते हैं कि राज्य के बाहर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, राज्य के अंदर ही व्यक्ति की जो है संपूर्ण ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं
और राज्य के बाहर मनुष्य एक पशु जैसा है, प्राणी नहीं जो है एक पशु बन जाता है। तो ऐसा जो है अरस्तु का मानना है। और ये कहते हैं कि राज्य, इनका कथन है राज्य व्यक्ति से पूर्व है, ऐसा अरस्तु मानते हैं। जबकि हॉब्स जो है निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं। और प्लेटो की बात करें तो ये कहते हैं राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, ये प्लेटो महोदय कहते हैं। और सुकरात हैं प्लेटो के गुरु होते हैं। हॉब्स निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं, निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं। इनकी बुक क्या है? लेवियाथन जिसको हम कहते हैं, लेवियाथन है इनकी बुक का नाम। और ये जो है फ्रांस में लिखी गई थी जब ये देश से बाहर थे, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय क्रांतियाँ वगैरह चल रही थी, तो ये फ्रांस में ये लिखी गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन के लिए कौन लोक विवेक पर बल देता है? कौन देता है? मैकफर्सन देते हैं, या हेयक देते हैं, या रॉल्स देते हैं, या नोजिक देते हैं? तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन के लिए मैकफर्सन जो है बल देते हैं किस पर? लोक विवेक पर जो है मैकफर्सन देने वाले बल कौन है? मैकफर्सन है। और ये कहते हैं कि जो इनकी बुक है डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्राइवल, इनकी बुक कौन है? डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिवाइटल, एसेज इन रिट्राइवल, एसेज इन रिट्राइवल, ये इनकी बुक है। और इसमें जो है ये कहते हैं कि विशिष्ट वर्गवादी एवं बहुल जो वादी हैं सिद्धांत को इन्होंने इसी बुक में जो है नकार दिया है। और ये स्वत्वबोधक व्यक्तिवाद को जन्म दिया है इन्होंने जो है, यानी कि जो विवेक है, विवेकवादी व्यक्तिवाद पर जो है इन्होंने बल दिया है। और इन्होंने जो विशिष्ट वर्ग, और विशिष्ट वर्ग में क्या बोला गया है, जो मोस्का, पेरेटो हैं, ये सभी विशिष्ट वर्ग के प्रवर्तक हैं। और ये कहते हैं कि कुछ लोगों में कुछ स्किल्स होती हैं और वही शासन को अच्छी तरह चला सकते हैं, और मतलब उन्हीं के हाथों में सत्ता रहती है, क्योंकि उनमें कुछ खास स्किल्स होती हैं, वाक्पटुता होती है, बुद्धिमत्ता होती है। बाकी लोग उनके अधीन रहते हैं, यानी कि उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो इन्होंने इस सिद्धांत को नकार दिया और लोक विवेक पर जो है बल देते हैं। जो है इन्होंने स्वत्वबोधक व्यक्तिवाद को जन्म दिया है, स्वत्वबोधक व्यक्तिवाद को इन्होंने जन्म दिया है। जब अगर हम, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन राज्य एवं समुदाय में भेद नहीं करता है? तो कौन नहीं करता? हॉब्स नहीं करते हैं, हॉब्स नहीं करते, या लॉक नहीं करते, या रूसो नहीं करते, या मैकाइवर नहीं करते। कौन नहीं करता है? तो जो रूसो महोदय हैं इन्होंने जो है अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा था कि सत्ता किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी समुदाय को नहीं सौंपी जाएगी। ये क्या होगी कि ये समाज के जो हैं तमाम लोग की ये सामान्य इच्छा है, और यही जो है सामान्य इच्छा जो है सभी समुदाय के सारे लोग जो है इसका यूज करेंगे, यानी कि इसका प्रयोग करेंगे। और किसी एक व्यक्ति या एक समुदाय के पास ये नहीं जाएगी। तो इन्होंने सामान्य इच्छा का जो है सिद्धांत दिया था। और तो यहाँ पर जो है राज्य एवं समुदाय में रूसो ही हैं जो राज्य एवं समुदाय में भेद नहीं करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। मैकाइवर क्या है? मैकाइवर जो है बहुलवादी हैं, मैकाइवर जो है बहुलवादी हैं। लॉक क्या है? उदारवादी हैं। हॉब्स क्या है? निरंकुश राजतंत्रवादी हैं, निरंकुश राजतंत्र का इन्होंने समर्थन किया है।
आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रारंभिक ज्ञात उदाहरण पाया जाता, कहाँ पाया जाता? एथेंस में, स्पार्टा में, रोम में या सिराक्यूज में? किस में पाया जाता है? तो जो है लोकतंत्र का प्रारंभिक जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो वो एथेंस में पाया जाए, जो कि ज्ञात है। अज्ञात में पता नहीं, जो ज्ञात है, जो कि हमको जिसके साक्ष्य मिलते हैं, तो वो एथेंस में पाया जाता है। एथेंस में क्या थे? छोटे छोटे नगर राज्य थे और इन सभी को जो है स्थानीय सुशासन दे दिया गया था। ये पूर्ण रूप से जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पर ये सारी चीज़, ये जो है इनके राज्यों में जो है क्या है, सरकारें थी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर आधारित थी सारी सरकारें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा लोकतंत्र का समर्थक है? लॉर्ड ब्राइस है या हेगल है या कौटिल्य है या हेनरी मैन है? कौन है? तो अगर हम बात करें कि लोकतंत्र का समर्थक कौन है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा, लॉर्ड ब्राइस। जो लॉर्ड ब्राइस हैं ये लोकतंत्र के समर्थक हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में क्या बोला है? कौन सी बुक है इनकी? मॉडर्न डेमोक्रेसीज ये इनकी पुस्तक है। और इसी में इन्होंने जो है कहा है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें योग्यता प्राप्त नागरिकों के बहुमत की इच्छा का शासन होता है। और इनकी बुक कौन सी है? मॉडर्न डेमोक्रेसीज, लॉर्ड ब्राइस की बुक है। और कौटिल्य क्या है? ये हमारे जो है प्राचीन राजनीतिक चिंतकों में के जनक माने जाते हैं। राजनीतिक चिंतक के जनक, प्राचीन राजनीतिक चिंतन के जनक के रूप में इनको माना जाता है। हेगल क्या है? आदर्शवादी हैं। ये आदर्शवादी हैं और ये क्या कहते हैं कि जो है राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये सभी बातें जो हैं ये कहते हैं। और यहाँ ऑप्शन ए जो है आपका लॉर्ड ब्राइस जो है सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स शीर्षक पुस्तक के लेखक में निम्न में से कौन है? जो एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स ये बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? आर.जी. गेटल द्वारा लिखी गई या अर्नेस्ट बार्कर द्वारा लिखी गई या हेराल्ड लास्की के द्वारा लिखी गई है या जॉर्ज एच. सेवाइन के द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक जो है लास्की के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन यहाँ पर जो है सी सही हो जाएगा। लास्की द्वारा ये बुक लिखी गई है। और इनकी अगर दो और बुक देखें तो कौन सी हैं? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये इनकी बुक है। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है। लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट ये इनकी बुक है। और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड ये सारी इनकी बुक्स हैं। और भी हैं कुछ, जैसे कि द अमेरिकन प्रेसिडेंसी ये भी इनकी बुक है। तो ये सारी इनकी बुक्स हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक के पास एक अवसर होता है और उसे वह विदित होता है कि वह उसके पास है? यह कथन किसने कहा? लावेल ने कहा है, लिकन ने कहा है, ब्राइस ने कहा है या डायसी ने कहा है? किसने कहा है? तो ये जो है कथन, उपर्युक्त कथन लावेल के द्वारा दिया गया है। और लावेल का मानना है कि जो है लोकतंत्र शासन में एक प्रयोग से अधिक कुछ नहीं है और सरकार वही अच्छी है जो क्या करे कि मनुष्यों की जो नागरिक हैं उनकी नैतिकता, साहस, आत्मबोध, ज्ञान व पवित्रता इन सबको दृढ़ बनाए। वही सरकार अच्छी है, वही लोकतंत्र अच्छा है। तो
ये जो उपर्युक्त कथन है ये लावेल के द्वारा दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन एक गांधी दर्शन की अवधारणा नहीं है? कौन नहीं है? श्रम की प्रतिष्ठा, अपरिग्रह, नैतिक व्यक्तिवाद, राजनीतिक शक्ति। तो इसमें जो है ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ये जो है राजनीतिक शक्ति गांधी जी की अवधारणा में जो नहीं है, दर्शन की अवधारणा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये राज्य के द्वारा बल प्रयोग को ये समर्थन नहीं करते हैं। कहते हैं व्यक्तियों को आत्मसंयम होना चाहिए, जो उनका सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए और सेल्फ शासित होने चाहिए। वो जो सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है, उनका दो मतलब निकलता था, एक स्थानीय सुशासन, एक अपने खुद को गवर्न करना। ये दो मतलब निकलते हैं सेल्फ गवर्नमेंट के। तो दो चीज़ें यहाँ निकलती। तो गांधी जी के हिसाब से कि अपने आप को नियंत्रित, अपने स्वयं को नियंत्रित रखना, स्वयं को संयमित रखना, इस चीज़ पर वो विश्वास करते थे और राज्य द्वारा बल प्रयोग का वो समर्थन नहीं करते थे। और अगर ये जो है गांधी जी के दर्शन में श्रम की प्रतिष्ठा, अपरिग्रह, सत्याग्रह, अहिंसा, नैतिक व्यक्तिवाद, ब्रह्मचर्य, ये सारी चीज़ें जो समाहित हैं, लेकिन राजनीतिक शक्ति का जो वो नहीं मानते थे, ये इनके दर्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राजनीतिक प्रतिबद्धता का अंततः सामाजिक प्रतिबद्धता में रूपांतरण हो जाता है? कौन मानता है? आदर्शवादी सिद्धांत मानते हैं, व्यक्तिवादी सिद्धांत मानते हैं, या समाजवादी संविदा सिद्धांत मानता है, या मार्क्सवादी जो है मानता है? तो कौन मानता है? तो ये जो आदर्शवादी हैं यही मानते हैं कि जो है राजनीतिक प्रतिबद्धता का अंततः सामाजिक प्रतिबद्धता में रूपांतरण हो जाता है। क्योंकि जो ये हेगल है, टी.एच. ग्रीन है, ये सब क्या है? आदर्शवादी हैं। और ग्रीन ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में कहा है कि व्यक्ति समाज के प्रति प्रतिबद्ध होता है। तो ग्रीन की बुक कौन सी है? लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ग्रीन की बुक देख लेते हैं हम। ग्रीन की बुक कौन सी है? लेक्चर्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल principles of political obligation। ये इनकी बुक है और इसी बुक में अपने ये विचार जो हैं आदर्शवादी विचार रखते हैं और क्या कहते हैं कि व्यक्ति समाज के प्रति प्रतिबद्ध होता है, ना कि राज्य के प्रति। ये इनकी बातें इसी बुक में दी गई हैं। और जो उपर्युक्त कथन है ये आदर्शवादी सिद्धांत से संबंधित है। जबकि व्यक्तिवादी क्या करते हैं? व्यक्तिवादियों का जो केंद्र बिंदु है वो है क्या? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता इनके मूल में है, इनके केंद्र में है। और सामाजिक संविदा सिद्धांत क्या होता है? राज्य को एक यंत्र मानता है ना, यंत्र के रूप में देखता है। ठीक है। मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य को मतलब नष्ट कर दो। ये साम्यवाद लाने की बात करता है, साम्यवाद लाने की बात करता है, जिसमें कि उत्पादन के साधन पर सबका साझा नियंत्रण हो और आवश्यकता के क्षमता के अनुसार जहाँ सभी कार्य करेंगे और आवश्यकता के अनुसार जो है वेतन पाएंगे। ऐसा जो है इनका, इन सभी के बारे में हमने बता दिया और ऑप्शन यहाँ पर सही होता है ए। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है क्या है? शक्ति का सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत, सामाजिक संविदा सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत? तो अगर मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को देखते हैं तो ये दैवीय सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं मनु, क्योंकि जो है दैवीय उत्पत्ति माना है। राज्य की उत्पत्ति को ये दैवीय आधार प्रदान किया है कि ये दैवीय उत्पत्ति से राज्य का जन्म हुआ है, दैवीय। और ईश्वर ने, और क्या कहते हैं कि ये ईश्वर ने प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता पर शासन स्थापित किया है। ऐसा मनु का मानना है कि जो है ईश्वर स्वयं
ये प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता पर शासन करता है। और मनु ने अपने राजा को 8 प्रकार के गुणों से, जो 8 देवताओं के गुणों से जो है परिपूर्ण माना था। उसमें कौन कौन से थे? इंद्र, पवन, ये पूछा जा सकता है कितने प्रकार के देवताओं से माना है परिपूर्ण अपने राजा को? तो इंद्र, पवन, वरुण, अग्नि और इंद्र, पवन, यम, सूर्य और चंद्र, कुबेर। कितने हुए? 3 3 6 2 8, यस, इतने 8 जो है 8 देवताओं के गुण जो हैं राजा के अंदर माने हैं कि राजा के अंदर 8 देवताओं के गुण होते हैं, या 8 देवताओं का यह प्रतिरूप होता है। 8 देवताओं में जो गुण होते हैं उन गुणों से संपन्न एक राजा होता है, जिसमें कि इंद्र, पवन, वरुण, अग्नि, यम, सूर्य, चंद्र, कुबेर, इतने देवताओं के गुण एक राजा में होते हैं मनु के अनुसार। और ये दैवी सिद्धांत, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि ईश्वर जो है प्रतिनिधियों के रूप के मतलब प्रतिनिधियों का सहारा लेकर के या भेज करके राज्य जो है जनता पर शासन करता है, तो ये दैवी सिद्धांत के समर्थक हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस पुस्तक ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया? कौन सा है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, या पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी है, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, या अनटू दिस लास्ट है? तो अगर गांधी जी को हम बात करें किस पुस्तक ने सर्वाधिक प्रभावित किया, तो अनटू, ये हो जाएगा अनटू दिस लास्ट, ये जो बुक है इसके द्वारा गांधी जी जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। ये बुक किसकी है? जॉन रस्किन की है। जॉन रस्किन की ये बुक है, और इसको जो है गांधी जी ने गुजराती अनुवाद किया था। किस नाम से थी? सर्वोदय नाम दिया था इसको। सर्वोदय नाम से इसका गुजराती अनुवाद दिया था, और सर्वोदय इसको टाइटल दिया था। जॉन रस्किन की बुक अनटू दिस लास्ट का अनुवाद किया था इन्होंने। और अगर हम पूछें कि जो गांधी जी के विचारों पर सबसे ज़्यादा किन लोगों का प्रभाव पड़ा, तो ये रस्किन थे, टॉलस्टॉय, थोरू, टॉलस्टॉय और रस्किन, ये सारे जो हैं इनका गांधी जी पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। टॉलस्टॉय कौन थे? अराजकतावादी थे, और गांधी जी भी शांतिवादी अराजकतावादी माने जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ये डी सही हो रहा है। और पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी है? पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी जो है ये बुक है उनकी मार्क्स की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी की है, और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की है। ये देखो बुक, ये जो आप पढ़ते रहे यहाँ पर आई हैं, तो एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की हो गई, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी मार्क्स की हो गई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी की हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकतंत्र की सफलता के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? मॉन्टेस्क्यू ने किया, या बेंथम ने किया, या मिल ने किया, या मैकफर्सन ने किया? तो जो लोकतंत्र की सफलता के लिए आनुपातिक ये प्रतिनिधित्व की बात किसने की थी? मिल महोदय ने की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि मिल महोदय ने बात की थी। क्योंकि ये कहते हैं कि लोकतंत्र में क्या होता है कि बहुमत के आधार पे जो है चुनाव हो जाते हैं, और जो अल्पसंख्यक होते हैं तो उनका प्रतिनिधि नहीं पहुँच पाता है। तो जो मिल ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता अनुभव की, और जो है व्यवस्थापिका में अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके, इसलिए उन्होंने जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन किया था, या हेयर प्रणाली भी इसको बोलते हैं। हेयर प्रणाली का समर्थन किया था कि जो अल्पसंख्यक हैं उनका भी प्रतिनिधित्व हो सके व्यवस्थापिका में, इसलिए इन्होंने इस प्रणाली का जो है समर्थन किया था।
ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो रहा है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य समर्थक था, किसका समर्थक था? निरंकुश तानाशाही का था, लोकतांत्रिक राज्य का था, कल्याणकारी राज्य का था या समाजवादी राज्य का था? तो अगर हम कौटिल्य की बात करें, ये जो है प्राचीन प्रथम राजनीतिक चिंतक थे जो अपने भारत के, और इन्होंने जो है राजा को जो है कैसे न्याय करना है उसके बारे में अपनी बुक जो है अर्थशास्त्र में इन्होंने अर्थशास्त्र इनकी बुक है, उसमें इन्होंने जो है बताया है कि राजा को कैसे कैसे शासन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने जो है राजा को ये बातें बताई हैं कि राजा को जो है जनता का ध्यान रखना चाहिए और कैसे राजा के कर्तव्य के बारे में बताया है। तो ये क्या करते हैं कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं या कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं, क्योंकि ये राजा की नीतियों में जनता के कल्याण की बात करते हैं, तो कल्याणकारी राज्य की ये समर्थक हो गए। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में राज्य के अंग थे, कौन कौन से अंग थे, कितने थे? 4 थे, 5 थे, 6 थे या 7 थे? तो कितने अंग थे? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 7, क्योंकि मनु तथा कौटिल्य दोनों ने ही जो है 7 अंगों की बात की है, राज्य के 7 अंगों की बात की है। और कौटिल्य के सप्तांग के अनुसार जो है, और कौटिल्य का जो है सप्तांग ज़्यादा माना जाता है उसको, क्योंकि मनु जो है अर्थशास्त्री ना होकर के, ये राजनीतिज्ञ ना होकर के ये समाज के बारे में ज़्यादा बात की, तो इनको समाजवादी माना जाता है। और जो कौटिल्य हैं इनको राजनीतिज्ञ माना जाता है। तो कौटिल्य के जो द्वारा डिफाइन किए गए हैं अंग, उन्हीं को ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, तो वही हमें देने होते हैं। राजा, तो इनके कौटिल्य के अनुसार कौन से हैं? राजा, अमात्य या इसको मंत्री भी बोल सकते हैं, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग और कोष यानी खजाना, मित्र और क्या थे? दंड, इसको दंड कह लो या सेना कह लो, कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी आ जाए दोनों एक ही बात है। दंड कभी आ जाएगा, कभी सेना आ जाएगा। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, यस 7। इन्हीं 7 की जो है कौटिल्य के द्वारा ये दिए गए हैं। 7 अंग हैं राज्य के, कौटिल्य के द्वारा इनको डिफाइन किया गया है। तो प्राचीन भारत में जो है राज्य के 7 अंग होते थे। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन विधायिका को कानून निर्माण हेतु उपयुक्त निकाय नहीं मानता है? उपयुक्त नहीं मानता है। मॉन्टेस्क्यू नहीं मानते हैं, या मिल नहीं मानते, या ग्रीन नहीं मानते, या वर्क नहीं मानते हैं। तो ये जो विधायिका को उपयुक्त निकाय न मानने वाले मिल महोदय हैं, जो हैं ये मानते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? कहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो इतने योग्य व्यक्ति नहीं होते हैं। वो तो जनता उनको ठीक है चुन करके भेज देती है, क्योंकि शायद वो उनके हितों को, उनकी बातों को समझते हैं और आगे ले जाएंगे, तो लेकिन वो विधि निर्माण कर सकें इतनी योग्यता उनमें नहीं होती है। और तो इसके लिए क्या है, विधायिका उनका मानना है कि विधायिका में कानून निर्माण नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनमें स्किल्स ही नहीं होती हैं कि वो एक अच्छा कानून जो है निर्माण कर सकें। तो ये जिम्मेदारी उन्होंने दिया है कि मतलब विधायिका ये न करके जो कुछ अनुभवी लोगों का एक अलग से कोई संस्था हो, छोटा दल हो, छोटी संस्था हो अनुभवी लोगों की, वो जो है विधि का निर्माण करे। तो मिल का ऐसा मानना है कि विधायिका उपयुक्त नहीं है कानून निर्माण के लिए, और ये बात सही भी है। आज भी देखिए तो क्या विधायिका में जो सदस्य होते हैं क्या वो कानून निर्माण करते हैं? नहीं करते हैं। कौन करता है? जो प्रदत्त विधायन जिसको हम बोलते हैं, प्रदत्त विधायन इसको हम बोल देते हैं, प्रदत्त विधायन। तो हमारी जो दूसरे होते हैं ये, तो
तो आज भी क्या होता है कि जो दूसरे जो कमेटी होती हैं उनके पास जाता है तो ये बिल जो है ड्राफ्ट करने के लिए, वो ड्राफ्ट कर देते हैं, ड्राफ्ट करके और भेज देते हैं इनके मंत्रियों के पास, जो कंसर्न मंत्री होता है उनके पास भेजा जाता है, और वो उसी जो उन कमेटीज़ द्वारा जो बिल ड्राफ्ट किया जाता है उसी को अप्रूवल दे देते हैं। अगर थोड़ा बहुत चेंजेस करने होते हैं तो उनको बता देते हैं, कर देते हैं, नहीं तो उनके द्वारा ड्राफ्ट किया गया बिल ही अप्रूवल दे करके पास कर दिया जाता है। तो कौन बनाता है? कुछ लोग वहाँ हैं जिनको नॉलेज है उस फील्ड का, और सही भी है, जो नॉलेज जिसको होगा वो ज़्यादा उचित काम करेगा। तो आजकल उसको प्रदत्त विधायन बोलते हैं कि मंत्रियों के द्वारा ना बना करके, क्योंकि उनके पास टाइम की कमी है, उनके पास योग्यता की कमी है। कोई व्यक्ति चुनकर, अब हम ही चुनकर कहीं पहुंच जाएं या आप ही चुन करके चुन लिए जाएं कहीं से और पहुंच जाएं संसद में, तो क्या आपके पास वो सारे स्किल्स होंगे? नहीं। जो वहाँ सालों से काम कर रहे हैं उस फील्ड में, उनके पास ज़्यादा स्किल्स है, एक्सपीरियंस है हर चीज़ का, तो वो ज़्यादा हमसे आपसे अच्छा वो करेंगे काम। तो ये इसी को प्रदत्त विधायन बोला गया है कि जो कमेटीज़ को बिल ड्राफ्ट किए हुए बिल को अप्रूवल दे करके कानून बना दिया जाता है। तो आगे देखते हैं, इसमें ऑप्शन हमने दे दिया है, यस मिल दे दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कानून का शासन पर आधारित है, या विधि की उचित प्रक्रिया पर आधारित है, या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है, और या परंपराएं इन पर आधारित है। तो जो कानून में एक तो जो न्यायिक पुनरावलोकन जो है, इसका जो है स्पष्ट कहीं कोई चर्चा नहीं मिलती है, लेकिन जो भारतीय संविधान ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया है। किसको अपनाया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया है। न्यायिक पुनरावलोकन इसी पर आधारित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, या न्यायपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अगर हम देखें संसदीय शासन व्यवस्था में तो क्या होता है? कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है, और ये शक्ति संलयन का सिद्धांत जो है इसमें कार्य करता है। शक्ति संलयन या सामंजस्य आप कह सकते हैं। सामंजस्य इतना टफ वर्ड नहीं समझ में आता है, तो सामंजस्य का सिद्धांत इसके पीछे काम करता है, यानी कि इनमें जो है चेक एंड बैलेंस की स्थिति होती है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के मध्य। और अगर हम बात करें अध्यक्षात्मक, ये संसदीय शासन की जो है व्यवस्था की जो विशेषता है, अगर हम बात करें अध्यक्षात्मक की, तो इसमें क्या होता है कि कार्यपालिका किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। और राष्ट्रपति ही इस शासन में क्या होता है? अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है, इसके पास ही सारी शक्तियाँ होती हैं। और ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यहाँ पर काम करता है। क्या काम करता है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इसके पीछे काम करता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ बटी होंगी। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना काम करेंगे, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो इनकी सबकी शक्तियाँ बटी हुई होती हैं। तो ये संसदात्मक शासन व्यवस्था है, ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात की है मैंने, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिस सिद्धांत पर कार्य करती वह है शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का सम्मिश्रण, सामूहिक उत्तरदायित्व या शक्तियों का विभाजन। किस पर काम करती है? जो अभी हमने बात की है कि किस पर काम करती है,
तो ये शक्तियों का पृथक्करण अभी अभी मैंने एक्सप्लेन करते करते बता दिया, और मुझे पता भी नहीं था कि ये क्वेश्चन आगे है। तो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर ये काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन का प्रबंधन करता है कौन करता है? राज्य का चुनाव आयोग करता है, या भारत का चुनाव आयोग करता है, या राज्य सरकार, या केंद्र सरकार? तो पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन का प्रबंध क्या करता है? राज्य का चुनाव आयोग करता है। और अनुच्छेद 243 के 1 के अनुसार क्या है? पंचायत जो है, पंचायतों के लिए कौन निर्वाचन कराए जाएंगे, नामावली तैयार की जाएगी, और ये सब जो है राज्य का निर्वाचन आयोग ये सब करेगा। तो कौन सा है? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 के 1 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि राज्य का निर्वाचन आयोग जो है, इनका पंचायती राज जो संस्थाएं हैं इनका क्या करेगा? निर्वाचन कराएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एकात्मक शासन की विशेषता है क्या है? लिखित व कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, दोहरी नागरिकता, या सभी शक्तियां केंद्र में निहित? क्या है? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और आप बताएंगे कि कौन सा इसमें सही हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, सभी शक्तियाँ केंद्र में निहित। क्योंकि एकात्मक का मतलब ही निकल रहा है कि जहाँ वहाँ पर एक ही सरकार मेन होती है, यानी कि केंद्र की जो सरकार होती है वो वही मेन होती है वहाँ। और संघात्मक में क्या होता है कि संघात्मक में शक्तियाँ जो हैं राज्य और केंद्र के बीच में बटी हुई होती हैं, और पैरेलल 2 सरकारें चल रही होती हैं, राज्य की सरकारें और संघ की सरकारें। लेकिन एकात्मक क्या होता है जो है, वहाँ पर एक ही सरकार होती है, संघ की सरकार, मतलब ये केंद्र की सरकार जो है होती है, यही मेन होती है। और अगर कुछ सरकारें वहाँ और भी हैं तो वो सब अधीनस्थ होते हैं, यानी कि इनके अंडर काम करती हैं। जो केंद्र की सरकार है इसके अंडर काम करती है, इसके अधीनस्थ में होती हैं, यानी कि इनके अधीन रह करके काम करती हैं। वो सिर्फ जो है वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करती हैं, अदरवाइज ऑर्डर जो हैं, ऑर्डर सारे इन्हीं के फॉलो होते हैं। तो एकात्मक में सारी शक्तियाँ जो हैं केंद्र में एक निहित होती हैं, पूरी की पूरी शक्तियाँ जो हैं केंद्र में निहित होती हैं। और एकात्मक व्यवस्था वाले राज्य अगर हम देख लें तो यूके, फ्रांस, बेल्जियम, श्रीलंका, इटली, ये सभी हैं। कौन कौन है? यूके, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, श्रीलंका जो है, ये सभी देश हैं जहाँ पर जो है एकात्मक व्यवस्था वाले राज्य ये हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, उस पद्धति द्वारा जिससे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो अगर हम बात करें कि जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। और ये इस निर्वाचन में मतदान क्या होता है? गुप्त होता है। गुप्त मतदान इसमें फॉलो किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली फॉलो की जाती है और संसद के दोनों सदन के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। निम्न में कौन सा राजनीति विज्ञान का अध्ययन परंपरागत उपागम नहीं है? कौन सा नहीं है? तुलना, इतिहास लेखन, अनुरूपण, या विधिक संस्थावाद। तो अगर हम बात करें कि जो है परंपरागत उपागम कौन सा नहीं है, तो ये अनुरूपण नहीं है। अनुरूपण ये जो है नहीं है, क्योंकि जो अनुरूपण आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को जो है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को ये किसने दिया है? अनुरूपण विधि। तो ये दिया है, अनुरूपण उपागम दिया गया है, बुद्धिजीवियों द्वारा दिया गया है। और
ये पहले जो है हमारे प्राचीन उसमें ये नहीं काम होता था। परंपरागत जो उपागम ये नहीं है, ये आधुनिक बुद्धिजीवियों द्वारा दिया गया उपागम है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होता है। ठीक है, अगेन आज हमने 30 क्वेश्चन लिए थे और कंप्लीट किए, हमने प्रैक्टिस की इसकी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।